केमिकल काइनेटिक्स में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लास 11th में लॉ ऑफ मास एक्शन हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? बेसिकली ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब कि प्रैक्टिकल जब आप करेंगे, लैब में जाएंगे, चीज़ों को रियली ऑब्जर्व करेंगे तो रिजल्ट्स इससे अलग भी हो सकता है। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ मास एक्शन एक मैथमेटिकल इक्वेशन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप ये देख सकते हो कि किसी भी रिएक्शन में अगर हम उसके रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं, उसके रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं या उसके रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हैं, तो उस कॉन्सेंट्रेशन चेंज का, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को कम या ज़्यादा करने का इफेक्ट रिएक्शन की स्पीड पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे उसका इफेक्ट क्या होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई रिएक्शन आपने लिखा, जैसे सपोज एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है a + b गिव्स c, तो इसके जो रिएक्टेंट्स हैं a एंड b, अगर हम इस रिएक्शन में a और b की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करें, पहले से डबल कर दें या ट्रिपल कर दें या हाफ करें या 1/4 करें, तो इन चेंजेस का, a और b की कॉन्सेंट्रेशन में जो हम चेंजेस कर रहे हैं, इन चेंजेस का स्पीड ऑफ रिएक्शन पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन का एक प्रेडिक्शन है। क्या कहता है लॉ ये कहता है, लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactants raised to the power their stoichiometric coefficient। किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है, जो रेट ऑफ रिएक्शन, वो प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के, एंड ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज रेज्ड टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो भी उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में उसका कोफिशिएंट होगा, वो कोफिशिएंट आपको पावर में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर में यूज करना। एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे हमने कहा कि हमारे पास कोई हाइपोथेटिकल इक्वेशन है N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया। इसमें अगर हम कोफिशिएंट्स की बात करेंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट्स इसमें N2 और H2 हैं, जिसमें से N2 का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 और H2 का कोफिशिएंट कितना है 3। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा N2, concentration of N2 to the power coefficient of N2, that is 1, into concentration of H2 to the power coefficient of H2, that is 3। यानी इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो N2 into H2 क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर K, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K N2 into H2 क्यूब, वेयर K is a constant known as रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। आप किसी भी रिएक्शन को जो कि बैलेंस्ड आपने फॉर्म में लिखा हो, बैलेंस्ड इक्वेशन अगर आपने लिखा है, तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस रिएक्शन की जो स्पीड है, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है, वो इसके कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा। जैसे ये इसका मीनिंग भी समझिए। जैसे अगर हम इस रिएक्शन की बात करें जो हम यहाँ पर कह रहे हैं, सपोज हम आपसे कहते हैं कि इस रिएक्शन के लिए N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर हम आपसे कहते हैं कि हमने N2 की कॉन्सेंट्रेशन को ट्वाइस कर दिया है, हमने ये एक्सपेरिमेंट 1 और 2 दो किए, तो एक्सपेरिमेंट 1 में जो भी कॉन्सेंट्रेशन थे N2 और H2 के, एक्सपेरिमेंट 2 में दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करने में हमने N2 की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया। तो इस रिलेशन को देखकर आपको क्या लगता है रेट ऑफ रिएक्शन में कितने टाइम्स का चेंज होगा? 2 times।
इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज होगा, क्या होगा? इंक्रीज होएगा। इंक्रीज होगा। कितने टाइम्स होगा? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, क्योंकि N2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। तो जब N2 को Yes. ट्वाइस करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट रिलेशन के अकॉर्डिंग ट्वाइस हो जाएगा। अगर हम H2 की कॉन्सेंट्रेशन को ट्वाइस करते हैं हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को, तो वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 8 टाइम्स। क्यों? क्योंकि H2 के क्यूब के प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन। तो H2 को जब ट्वाइस करोगे तो 2 का क्यूब यानी 8 टाइम्स का इफेक्ट आएगा रेट ऑफ रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हम N2 और H2 दोनों को एक साथ डबल कर दें तो वो 16 टाइम्स हो जाएगा। तो 16 टाइम्स का। क्यों? क्योंकि N2 की कॉन्सेंट्रेशन को ट्वाइस किया तो उसका इफेक्ट ट्वाइस, इनटू H2 को ट्वाइस किया तो 2 टू द पावर क्यूब यानी 2। दोनों को अगर हम एक साथ डबल करेंगे तो N2 को हमने डबल किया उसका इफेक्ट 2, इनटू H2 को डबल किया उसका इफेक्ट जो आएगा वो 2 की पावर क्यूब के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये टोटल हो जाएगा कितने टाइम्स? 16 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम कहते हैं कि N2 को हाफ कर दिया, H2 को डबल कर दिया, N2 की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ और H2 की कॉन्सेंट्रेशन को ट्वाइस एक साथ, तो क्या होगा? तो अब देखिए N2 को हाफ और H2 को आपने ट्वाइस, 2 की पावर क्यूब का इफेक्ट आएगा इनके ऊपर। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स हो जाएगा? कितना टाइम्स का चेंज आएगा रेट ऑफ रिएक्शन में? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्लियर हो गया किस चीज के लिए? लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू आप अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट आने वाला है रेट ऑफ रिएक्शन में, इसका प्रेडिक्शन कर सकते हो। बट ध्यान रहे ये प्रेडिक्शन कर सकते हो, एक्चुअल रिजल्ट लेबोरेटरी में, एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल रिजल्ट इससे अलग भी हो सकता है, बिकॉज लॉ ऑफ मास एक्शन इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। क्लियर? इट्स सिंपली प्रेडिक्शन। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। इसमें H2 और I2 रिएक्टेंट्स हैं, तो H2 का कोफिशिएंट कितना है 1 और I2 का इसका भी 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर भी आपसे कहें कि हमने H2 और I2 की कंसंट्रेशन को दोनों को डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा? दोनों को अगर हम डबल कर देते हैं 4 टाइम्स 4 टाइम्स, क्योंकि 2 इंटू 2 ये इफेक्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन? यस सर। समझ गए? ये 11th में भी आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, लॉ ऑफ मास एक्शन इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये 100% थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। केवल आप एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर आप लिख देते हो कि ये इफेक्ट आएगा। इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इस वर्ड का मतलब क्या है? इट मींस दैट द एक्चुअल रिजल्ट्स obtained during experiments may or may not be similar to the relation between, जो हम यहाँ पर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जो हम रिलेशन लिख रहे हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स सिमिलर भी हो सकता है और इससे अलग भी हो सकता है। हम यहाँ पर जैसा अभी हमने इससे ऊपर की रिएक्शन के लिए हमने यहाँ पर कहा कि N2 की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली और H2 की कॉन्सेंट्रेशन के पावर 3 के प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन। हो सकता है कि जब हम लैब में जाएं और हम H2 की कॉन्सेंट्रेशन को ट्वाइस करके देखें, H2 की कॉन्सेंट्रेशन को हम डबल करें, तो हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स ही बढ़े, 8 टाइम्स ना बढ़े। इसका मतलब हमारा जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, वो कहता है, उसका कंक्लूजन ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन H2 की कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। क्योंकि H2 को हम ट्वाइस कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल 4 टाइम्स का इफेक्ट आ रहा है। इट मींस कि H2 की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2 के प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन, न कि H2 की पावर 3 के। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स लॉ ऑफ मास एक्शन से यहाँ पर अलग हो गया। इस टाइप के केसेस, ये एक एग्जाम्पल है, इस टाइप का केस हो सकता है कि आप जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, वो लैब में
फेल हो जाए या उसमें लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने में, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन में आपको इससे अलग रिजल्ट मिले, ऐसा पॉसिबल। ठीक है, Yes, sir. अब आइए एक टॉपिक आता है रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? देखिए, हमने अभी क्या कहा कि जब आप कोई रिएक्शन कराते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें उस रिएक्शन के रेट पे, उस रिएक्शन की स्पीड पे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का एक्चुअल इफेक्ट क्या है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन से जो आपने प्रेडिक्ट किया है उससे डिफर हो सकता है। अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट, किसी रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट कराने के बाद, रिएक्शन को लेबोरेटरी में कराने के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसी रिएक्शन के करने के बाद, अलग अलग रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन लेकर, बाय टेकिंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी रिएक्शन के लिए और उसके बाद एक रिजल्ट कंक्लूड करते हैं और उस रिजल्ट के बेसिस पे, उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे एक मैथमेटिकल रिलेशन लिखते हैं बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो उस मैथमेटिकल रिलेशन को हम लोग रेट लॉ कहते हैं। रेट लॉ इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन विच इज सिमिलर टू लॉ ऑफ मास एक्शन। जो उससे हम इक्वेशन लिखते हैं वैसे ही वही चीज है कि हाउ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स, वही चीज ये भी बताता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको केवल आपने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर लिख दिया है। लेकिन रेट लॉ में जब आप कोई रिलेशन लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच में, तो ये रिलेशन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड रिलेशन है। आपने किसी रिएक्शन को लैब में कराया है, किसी रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करने के बाद आपने ऐसा एक रिलेशन लिखा है जो एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस्ड है या वेरीफाइड है, तो वो रेट लॉ होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, ये गलत नहीं होगा। ये 100% सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपने इसे लिखा। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो ये रेट लॉ। नाउ एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। सपोज आपके पास एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है a plus b gives c plus dt। इसमें जो रिएक्टेंट a है उसका कोफिशिएंट कितना है? Small a, स्मॉल है। रिएक्टेंट b का कोफिशिएंट कितना है? small b, स्मॉल b। और सपोज हमने एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्व किया है इस रिएक्शन के लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। अब यहां पर देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर कितना है? x। कोफिशिएंट कितना है? a। हमें उस कोफिशिएंट से नहीं मतलब है, हमने अपना लैब में एक्सपेरिमेंट किया और जो हमें रिजल्ट मिले एक्सपेरिमेंट्स में, उन रिजल्ट के बेसिस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की जो भी पावर बन रही थी, चाहे वो उसके कोफिशिएंट के बराबर थी या नहीं थी, वो हमने अपने मैथमेटिकल रिलेशन में यूज किया। एक्स एंड वाई मे बी सिमिलर टू ए एंड बी एंड मे नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड रिलेशन में जो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी वो हम लिख देंगे। ठीक है? yes, sir. तो यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं होती। रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में समझिए, लॉ ऑफ मास एक्शन में तो जो आप इक्वेशन लिखेंगे उसमें कोफिशिएंट ही यूज करेंगे रिएक्टेंट्स के, बट रेट लॉ में रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो हम पार्स यूज करेंगे वो कोफिशिएंट से अलग भी हो सकते हैं। जो हमें एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट मिलेगा वो हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है k, विच इज नोन एज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्यों कहते हैं इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, जरा समझिए। अगर हम किसी रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को 1 ले लें, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी 1 ले लें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को भी 1 ले लें, 1 मोल पर लीटर, तो उस केस में क्या होगा, k रेट कांस्टेंट सीधे रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। ऐसा होगा इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर। इन सबको अगर हम 1 मोल पर लीटर ले लें तो उस कंडीशन में क्या होगा,
जो will K be होगा वो equal to सीधे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर अब हो जाएगा। yes sir. तो यहां से हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। क्या कहते हैं रेट कांस्टेंट को? रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिट। Unity. एक ऐसी कंडीशन में, एक ऐसी कंडीशन, कौन सी कंडीशन? जिसमें सारे रिएक्टेंट्स, उस रिएक्शन के सारे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोल पर लीटर लिया गया हो, उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो भी रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा वो रेट ऑफ रिएक्शन ही हमारा रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट भी रेट ऑफ रिएक्शन ही है बेसिकली, एक स्पेसिफिक कंडीशन में। और वो स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि सारे रिएक्टेंट्स, जितने भी रिएक्टेंट्स हम उस रिएक्शन में ले रहे हैं, वो सारे रिएक्टेंट्स 1 मोल पर लीटर लिए गए हों। उस कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा that is defined as rate constant of the given reaction. And this is why, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेट कांस्टेंट का नाम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्यों है। Because it is rate constant is what? Rate constant is rate of reaction in a specific condition. तो 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, डिफाइन रेट कांस्टेंट। तो कर लेंगे आप, रेट कांस्टेंट क्या है। अभी तक जो आपने पढ़ा है आज की क्लास में, उसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। नंबर 2, डिफाइन रेट लॉ। रेट लॉ क्या है? रेट लॉ इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड concentration of reactants, and this mathematical relation is derived is based upon the experimental results or experimental facts. एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ। तो क्या डिफरेंस है? लॉ ऑफ मास एक्शन इज अ थ्योरेटिकल रिलेशन बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, बट रेट लॉ इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन बेस्ड अपॉन रियल फैक्ट्स और प्रैक्टिकल फैक्ट्स, ऑब्जर्व्ड रिलेशंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेट कांस्टेंट के को डिफाइन करने के लिए, व्हाट इज रेट कांस्टेंट। एंड एक और क्वेश्चन बनता है व्हाई रेट कांस्टेंट इज नोन एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो रेट कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज रेट ऑफ रिएक्शन इन अ स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, Yes sir. यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में डिफरेंस लिखा हुआ है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। ये जो हमने के लिखा है रेट कांस्टेंट, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके क्या फीचर्स होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी है। रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नंबर 1 देखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यानी के एक मेजरमेंट है उस रिएक्शन की स्पीड पे को लेकर। यानी जिस रिएक्शन का के वैल्यू ग्रेटर होता है वो रिएक्शन जनरली, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है। अगर आपको हम 3-4 रिएक्शंस दे देते हैं और उनकी के वैल्यूज देते हैं, रेट कांस्टेंट वैल्यूज देते हैं, तो सीधी सी बात है जिसका रेट कांस्टेंट वैल्यू के ग्रेटर होगा वो रिएक्शन फास्ट होगा, जिसका के स्मॉलर होगा वो रिएक्शन स्लो होगी। तो रेट कांस्टेंट के किसी भी रिएक्शन के स्पीड का एक मेजरमेंट है, एक मिरर, एक रिफ्लेक्शन है उसका। जिसका के ग्रेटर, आप समझ जाओगे कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन बेटर होगा। लो कॉन्सेंट्रेशन लेने पे भी वो अच्छी फास्ट रिएक्शन होगा। Yes sir. नंबर 2, each reaction has a definite value of rate constant at a particular temperature. किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट वैल्यू एक सर्टेन टेम्परेचर पे फिक्स होगा। और चेंज कब होगा? जब टेम्परेचर चेंज करेंगे। मान लीजिए आपने हेबर प्रोसेस लिखा, N2+3H2 gives 2 अमोनिया, तो इसका रेट कांस्टेंट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसका एक अपना रेट कांस्टेंट होगा। और जब तक ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस आप रखते हैं तब तक वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी वही रहेगी, के की वैल्यू वही रहेगी। N2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या लेते हैं आप रिएक्शन में, H2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या लेकर आपने रिएक्शन को स्टार्ट किया है, प्रेशर क्या रखा है, अदर कंडीशंस क्या है, इस पर रेट कांस्टेंट नहीं मतलब डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है
वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता ओनली। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। जब आप टेम्परेचर कम ज्यादा करेंगे तब दूसरा रेट कांस्टेंट हमें यूज करना पड़ेगा उस टेम्परेचर पे जो बनेगा। यानी ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी होता है उस तरह का कांस्टेंट नहीं है। ये रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन के लिए तब तक कांस्टेंट वैल्यू है जब तक टेम्परेचर नहीं चेंज करता है। किसी और टेम्परेचर पे जाएंगे, उसी रिएक्शन को किसी और टेम्परेचर के लिए कराएंगे, लोअर टेम्परेचर पे या हायर टेम्परेचर पे, तो डेफिनेटली ये जो के की वैल्यू है वो बदल जाएगी, आपको दूसरा के वैल्यू यूज करना पड़ेगा। इसलिए जब कभी किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू देते हैं तो टेम्परेचर भी लिखते हैं कि के हैज दिस वैल्यू एट दिस टेम्परेचर। क्लियर हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। एक ही रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट अलग अलग होगा अलग अलग टेम्परेचर। देखिए अलग अलग रिएक्शन का तो रेट कांस्टेंट अलग अलग होता ही है, एक रिएक्शन के लिए भी रेट कांस्टेंट चेंज होगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करेंगे। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर। हमने क्या कहा अभी कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट यानी के है वो केवल टेम्परेचर फैक्टर पे ही डिपेंड करता है। टेम्परेचर को छोड़कर आप कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा ले रहे हैं रिएक्टेंट्स का, आप प्रेशर की फैक्टर चेंज कर रहे हैं, तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू पे कोई मतलब नहीं। के की वैल्यू केवल और केवल तब चेंज होगा जब आप Temperature change करेंगे. टेम्परेचर। हेबर प्रोसेस में आपने क्या कॉन्सेंट्रेशन लिया है N2 का, क्या कॉन्सेंट्रेशन लिया है अमोनिया का, इन सब बातों पे रेट कांस्टेंट के की वैल्यू नहीं डिपेंड करती। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, ये जो के का यूनिट है, ये जो रेट कांस्टेंट के है, इसका कोई फिक्स्ड यूनिट नहीं होता। इसका क्या यूनिट होगा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ऑर्डर हम अभी पढ़ेंगे तो उसके बाद ये बात समझना है। तो ये रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के प्रॉपर्टीज है। पहला, रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन का एक मेजरमेंट है। किसी भी रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, टेम्परेचर चेंज करने पे इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, इन सब फैक्टर्स पे रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता किसी भी रिएक्शन का। और अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट अलग अलग है, वो भी पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? Yes, sir. Now our next topic is order of reaction. Order of reaction क्या है? आपने जो रेट लॉ लिखा है एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस्ड, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फाइनली आपने एक मैथमेटिकल रिलेशन लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच में, विच इज नोन एज रेट लॉ। उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स का पावर क्या यूज किया है आपने, जो भी एक्सपेरिमेंट में आया होगा वो पार्स जो आप यूज कर रहे हैं रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन के लिए, उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट। और सभी रिएक्टेंट्स के जो पार्ट्स हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सबकी पावर्स का जब आप सम कर देंगे तो वो जो सम आएगा ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं फिर से समझा रहा हूँ, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर्स आप यूज कर रहे हैं रिएक्टेंट टर्म्स की, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के जो पावर्स यूज कर रहे हैं रेट लॉ में, लॉ ऑफ मास सेक्शन में नहीं, रेट लॉ में, उन पावर्स का सम करेंगे तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल, Yes, sir. जैसे आपने एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन कहा a प्लस बी गिव c प्लस डी, और आपने कहा कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये है जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। तो अगर हम a के पार यहाँ पर देखेंगे तो a का पार कितना यूज हो रहा है यहाँ पे, X. x। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट a अगर बोला जाएगा तो x है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट b के रिस्पेक्ट में y है। एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इन दोनों पार्ट्स का सम x प्लस वाई। अगर मान लो एक और रिएक्टेंट कोई होता उसका पार z होता,
तो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में, रेट लॉ की इक्वेशन में जो पावर्स यूज की गई है रिएक्टेंट टर्म्स की, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की, उन पावर्स का सम करेंगे तो वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। एग्जांपल्स देखिए। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इस ऑर्डर को जानकर हमें पता क्या चलेगा? अगर मान लीजिए कहीं पर ऑर्डर 0, हम एक ऐसे रिएक्शन की बात करते हैं हाइपोथेटिकल जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट नहीं है, एक ही रिएक्टेंट है, उसके लिए थोड़ा समझना आपके लिए आसान होगा। जैसे हम एक रिएक्शन R गिव्स P की बात करते हैं और अगर हम आपसे कहते हैं कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका सेंस ये होता है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि जब हम इसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे तो उसका कोई भी इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे नहीं आएगा। 0 ऑर्डर रिएक्शन के मतलब अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब रिएक्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे, रेट भी डबल, हाफ करेंगे, रेट भी हाफ, 3 टाइम्स करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम्स, डायरेक्ट रिलेशन में। अगर ये ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल करेंगे 4 टाइम्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 3 टाइम्स करेंगे तो 9 टाइम्स का इफेक्ट आएगा रेट पे, इस तरह से, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके पास अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। पहले 0 ऑर्डर की रिएक्शंस की एग्जांपल। ये एग्जांपल इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये भी आ जाता है। अभी तो जो पढ़ा उसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो है डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शंस, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन अ हॉट प्लैटिनम सरफेस या थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। ये दो याद कर लीजिए। ऐसे रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में बहुत सारी रिएक्शंस हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ये सारी रिएक्शंस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है जितनी भी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस हैं, ऑल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस आप देखते हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। 1 मिनट होल्ड करना। तो ये अलग अलग, इसमें न्यूक्लियर फिजन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल। रिएक्शंस ऑफ सेकंड ऑर्डर, डिसोसिएशन ऑफ HI, रिएक्शन बिटवीन NO एंड O3, डिकम्पोजिशन ऑफ NO2, ये सब थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। ये सब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शंस फ्रैक्शनल ऑर्डर में। फ्रैक्शनल ऑर्डर का मतलब जैसे इसका रेट लॉ देखिए ये बन रहा है, तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करेंगे तो इसका जो ऑर्डर है वो 3/2 है। ऐसे यहाँ पर आप ऑर्डर देखेंगे तो H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और Br2 के रिस्पेक्ट में हाफ है। तो जब सम करेंगे तो 1 + हाफ यानी 3/2 ऑर्डर की रिएक्शन है ये। ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर 0 भी हो सकता है, ऑर्डर 1 भी हो सकता है, ऑर्डर 2 भी हो सकता है, ऑर्डर 3 भी हो सकता है, और इवन ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, के का यूनिट क्या है, जल्दी से मैं समझा देता हूँ आपको। के का यूनिट देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन R गिव्स P लिखते हैं और हम ये कहते हैं कि ये nth ऑर्डर है, तो अगर ये nth ऑर्डर है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R⁴n, यही बनेगा। Yes, sir. यहाँ से अगर K को लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन R⁴n बनेगा। तो K का यूनिट क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो अपॉन कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट हो ⁴n। Yes. रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, कॉन्सेंट्रेशन का मोल पर लीटर होता है, तो मोल पर लीटर पर सेकंड अपॉन मोल पर लीटर टू द पावर n। सॉल्व करेंगे, मोल टू द पावर 1 - n, लीटर टू द पावर n - 1, सेकंड इनवर्स।
ये एक जनरल एक्सप्रेशन आएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो जनरल एक्सप्रेशन है nth ऑर्डर के लिए है, इसमें n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, एक्चुअल ऑर्डर मिलता जाएगा, एक्चुअल यूनिट क्या होगा। तो फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू मोल टू द पावर 1 माइनस n, लीटर टू द पावर n-1 एंड सेकंड इनवर्स। अब आप काम ये करिएगा, यहाँ पर एक हमने टेबल दे रखी है इसकी प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया, यहाँ पर यूनिट ऑफ के आपको खुद बताना है। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो के का यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पर n इक्वल टू 0 रख देना। फर्स्ट ऑर्डर है तो n इक्वल टू 1, सेकंड ऑर्डर के लिए n इक्वल टू 2 और थर्ड ऑर्डर के लिए n इक्वल टू 3 रख लेना। ऐसे अगर कोई गैस फेज की रिएक्शन है, R गिव्स P, मान लो कोई गैसियस रिएक्शन है, तो वहां पर जो जनरल ऑर्डर है nth ऑर्डर का, जनरल यूनिट है k का फॉर nth ऑर्डर, वो atm टू द पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स है। अब अगेन n की वैल्यू आप जैसा ऑर्डर होगा n की वैल्यू रख लेंगे, जो फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट ऑफ k मिल जाएगा अलग अलग ऑर्डर के लिए। कर लेंगे इसे? यस सर। तो इतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा ऑर्डर क्या है, ठीक है। मैं नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ।